गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे 18 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हम सीजीपीएससी मेंस और सीजी व्यापम में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे इसमें। और आज पिछले 2 वर्षों से जो सीजीपीएससी मेंस से पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है, उसके अनुसार हम इन सारी घटनाओं को उसी पैटर्न में कवर करेंगे। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ है भूमिहीन भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब ये क्या है और ये कहाँ पे कैसे यूज होगा? तो सबसे पहले इसको हम एमसीक्यू में किस तरह से पूछ सकते हैं उसके लिए देखेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसमें क्या क्या लिखा है, तो ये एमसीक्यू फॉर्म में कैसे बनेगा कि भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए कौन पात्र है, इसमें कौन शामिल है, कब शुरू हुई थी, इसके क्या उद्देश्य है, ये सब पूछ सकता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि यह योजना 20 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आर्थिक लाभ पहुंचाना जो खेतों में शारीरिक परिश्रम कर अपना जीवन यापन करते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कृषि मजदूरों को प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। और वित्तीय सहायता में कितने, ये देखिए लिखा है कि आर्थिक सहायता स्वरूप भूमि प्रति वर्ष ना, ये है प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रदान की जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये कब स्टार्ट हुई थी? 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, जो भूमिहीन परिवार है जिसमें चरवाहा, बढ़ई, लोहार, इसके साथ साथ कौन आते हैं इसमें? भूमिहीन वनोपज संग्राहक, भूमिहीन परिवार, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी परिवार, ये इसके लाभार्थी हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि वनोपज संग्राहक, भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, ये सब इसके लाभार्थी होंगे। आर्थिक सहायता स्वरूप प्रति वर्ष 10,000 रुपये इनको मिलेगी। ठीक है, ये आपके हो गया किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आता हूँ सीजीपीएससी मेंस। जैसे आप जानते हैं सीजीपीएससी मेंस की स्पेशल के लिए ही ये ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये पेपर 5 इकोनॉमी वाले सेक्शन में या पेपर 7 उसमें लिखा है कि राज्य स्तरीय योजनाएं, पार्ट 1 में योजनाएं आपके सिलेबस में शामिल है। आप एक बार देखेंगे अपने सिलेबस। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा यदि पूछ दिया भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के बारे में बताइए। दो अंक में, 4 अंक में या 8 अंक तक ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या? भूमिका। या स्टार्ट करना है, कैसे लिखें? जैसे आप बोलते हैं ना कंटेंट कहाँ से मिलेगा, या फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सिर्फ योजना पढ़ते हैं और योजना की कोई भी किताब उठा लेते हैं और योजना नहीं पढ़ जाते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर बर्डन बढ़ता है। लेकिन जब आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते हैं या उसको कवर करते हैं तो आपको डे टू डे आपको ऐसे सारे विषयों के, योजनाओं के, ये सब की जानकारी आपको प्राप्त होते रहती है। तो इसमें देखिए भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आपने लिखा, ये क्या है, कैसे फायदा होगा, कौन पात्र है, कौन लाभार्थी है, कब शुरू हुई थी, क्या उद्देश्य है, आपको सारी जानकारी आज के न्यूज़पेपर से मिल जाती है। तो इसमें देखिए वही लिखा है कि भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या होंगे। तो आपको देखिए ये लिखा है कि प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना संचालित की जा रही है। इसका कब से प्रारंभ हुई है? ये 20 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के उन भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है जो खेतों में शारीरिक परिश्रम कर अपना जीवन यापन करते हैं। वही फिर रिपीट हो रही हुई बातें। तो मैं आपको जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ ये कि आप कहीं और ढूंढने नहीं जाएंगे कि हमको योजना के लिए कौन सी किताब लेनी है या इकोनॉमी पढ़ने के लिए कैसे करें, तो उसमें योजना पूछता है उसको कैसे फॉर्मेटिंग हो, मीन्स आंसर राइटिंग में। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि पेपर 5 में योजना पूछा जाता है, पेपर 7 में भी योजना पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यदि योजना इस तरह से पूछा जाए तो आपको लिखना कैसे। आपने स्टार्टिंग में लिखा कब प्रारंभ हुई थी, तो आपने स्टार्टिंग लिख दिया परिचय, पॉइंट वही समझा रहा हूं कैसे प्रस्तुत करना है। फिर लिखना है उद्देश्य, फिर लिखना है आपको योजना के क्या फायदे होंगे या लाभ। ठीक है, फिर इसके लिए कौन पात्र है, इसको लिखना है। इतनी सारी जानकारी आप जब दे देंगे,
और इसके बारे में बता देंगे, या इसकी विशेषताएं भी हैं इसकी, क्या जो लाभ है वो विशेषताएं हैं। ठीक है, आप इससे वित्तीय समावेशन को भी तो ध्यान में रख रहे हैं। ये तो इसकी विशेषताएं हैं कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको हर मौसम तो रोजगार नहीं मिल सकता, तो उस वित्तीय असमानता से बचने के लिए ही इस तरह की योजना सरकार लेकर के आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया कैसे कैसे इसको कवर करना है? ठीक है, जैसे बताया एक परिचय तो बताना 20 जनवरी 2025 को मुख्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई। फिर ये उद्देश्य बताना, ये देखिए उद्देश्य लिखा है, इसको आप बताना है। फिर योजना के लाभ क्या होंगे, तो पहला लाभ लिखना, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा, आर्थिक सहायता के स्वरूप भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को 10,000 रुपये मिलेंगे। तीसरा, आर्थिक सहायता किसानों को उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। देखिए, तो बैंक खाते जमा करने यहाँ बताने का उद्देश्य क्या है, अर्थात यह किसी अन्य के हाथों में नहीं जाएगी, ये सीधे लाभार्थी के हाथों में जाएगी। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। ठीक है, किसी और के हाथों में जाने से भ्रष्टाचार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसके लाभ है। ठीक है, और वैसे कौन पात्र होगा, तो आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, खेतीहर मजदूर होना चाहिए, अर्थात उनके पास किसी प्रकार की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, लिखा है ना, अपनी भूमि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद और कौन कौन है इसमें शामिल होंगे वो सब आप दिए हैं, और अधिक अंक में पूछा जाता है तो आप ये कैसे आवेदन करें, क्या है, ये सबके बारे में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड में फैसला। अब ये यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो ये है कि एनडीए गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। तो हमारे लिए इस न्यूज में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किया गया है सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पूर्व, हाँ, एमसीक्यू बेस्ड पूछ दे कि हाल ही में जो यदि मान लेते हैं, अभी तो हुआ नहीं है, चुनाव होगा 9 सितंबर को, देखिए लिखा है 9 सितंबर को, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी से ध्यान रखिए, 9 सितंबर को जब चुनाव होगा तो रिवीजन होगा आपका, लेकिन जब अभी से ध्यान रखेंगे तो दिमाग में रहेगा हाँ 9 सितंबर को चुनाव होना था, कभी कुछ किसी एग्जाम में आ जाए तो अभी से ध्यान रखना है इसको। सीपी राधाकृष्णन यदि बन जाते हैं या उपराष्ट्रपति अगर बन जाते हैं तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि इससे पूर्व एक महाराष्ट्र के गवर्नर थे, तमिलनाडु से आते हैं, देखिए तमिलनाडु से आते हैं, ये लिखे ना तमिलनाडु से आते हैं ये, इन्हें इनके समर्थक इन्हें तमिलनाडु का मोदी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सब बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जितना एमसीक्यू के लिए होना था वो बता दिया। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है, तो देखिए जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया था, 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था, इसलिए हमको उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता है। और इसलिए नहीं कि उपराष्ट्रपति का कोई विशेष कार्य होता है, इनका विशेष कार्य होता है पदेन सभापति के रूप में, कहाँ का, राज्यसभा का पदेन सभापति, इसलिए उस सीट को हम खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसलिए हमको उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये नामांकन सब हो गया, अब जो बताने जा रहा हूं क्या है, आपको पता होगा संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 66 में ये उल्लेख है कि संसद, और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं जी, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जितने सदस्य हैं सभी सदस्य मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये लिखा है यहाँ पे, आप देखिए पढ़ने का मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे आप करंट अफेयर के माध्यम से अपने बेसिक सब्जेक्ट को भी कवर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे करंट अफेयर, अभी आपको किसी प्रकार की पॉलिटी की किताब खोलने की आवश्यकता या उसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, यहाँ लिखा है कि इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य वोट डालते हैं, जो मैंने बताया, और यहाँ पे हमको थोड़ा सा एड ऑन कर लेना है, कहाँ लिखा है ये, तो आर्टिकल 66 में। संसद में 782 कुल सदस्य हैं, एनडीए गठबंधन में 427 और इंडिया गठबंधन के पास 355। बहुमत के लिए कितना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू बेस्ड, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुमत के लिए कितना चाहिए, 392 वोट चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें, इससे पूर्व क्या था, ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये सब हम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा मैं यदि पॉलिटी में जाऊं और आपको बेसिक चीजें बताऊं तो आर्टिकल 66 में ही आपका लिखा हुआ है कि कैसे इनका चुनाव होता है। और देखिए इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन
या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। ये भी आर्टिकल 66 में लिखा है, अर्थात इसमें शर्तें बताई गई हैं, क्या हो सकता है, कौन उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। दूसरा 66 में ही पात्रता बताई गई है। मैं देखिए यहीं पे आपका पॉलिटिक का बेसिक जो चीजें हैं उसको कवर करा दे रहा हूं। पात्रता तो पहला लिखा है कि वह भारत का सिटीजन हो, नागरिक हो, ठीक है। दूसरा लिखा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। तीसरा क्या होता है, वह राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए क्या हो, अर्हित हो। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए क्या हो, वो अर्हित होनी चाहिए, तब जाकर के कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपको वर्तमान पैटर्न के अनुसार मेंस का कंटेंट तैयार करना है या मेंस के लिए कंटेंट कहाँ से कैसे लिखना है, यदि ये जानना है तो आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो देखने का की आदत डालनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज कवर हुआ, चलते हैं आगे। अब कल मन की बात में मोदी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है। अब इस अपील में हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए इन्होंने कहा, मैं पहले न्यूज बता दूं फिर इसको बताता हूं कि कहाँ ये यूज होने वाला है। मोदी जी ने एक बार फिर देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है, ठीक है। क्यों कहा इन्होंने कि भारत में रहकर भारत का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, जितना ज्यादा हम स्वदेशी को अपनाएंगे उतना ही देश मजबूत होगा। दिवाली पर भी वही सामान खरीदें जो भारतीयों ने भारत में बनाया है, भारतीयों ने भारत में बनाया, शब्दों को समझना है, भारतीयों ने भारत में बनाया है। व्यापारी भी विदेशी सामान छोड़कर लोकल सामान बेचें। उन्होंने कहा कि भारत ने जब खादी को अपनाया और मेड इन इंडिया को मजबूती से अपनाया तो उसका असर पूरी दुनिया ने देखा। ये खादी नहीं अपनाया क्यों बोल रहे हैं, ये कहा जा रहा है आजादी या स्वतंत्रता आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने जब खादी को अपनाने पर जोर दिया था, ठीक है, तब लोगों ने विदेशी वस्तुओं या वस्त्रों का कैसे त्याग किया था और अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई थी। वही आज का सीन है हमारे ऊपर। आप सबको पहले भी आपने न्यूज पढ़ा है, वीडियो देखा है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया भी है कि कैसे यूएसए हमें टैरिफ के माध्यम से धमकी दे रहे हैं, ठीक है ना। टैरिफ के माध्यम से क्या दे रहा है, हमको धमकी दे रहा है। अब मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपील क्यों की है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए हमारे यहाँ बनने वाला जो भी उत्पाद है वो कहाँ गया, अमेरिका, ठीक। पहले इसी सामान की कीमत थी, मान लेते हैं 100 रुपए, अब उसमें टैरिफ बढ़ा के 25% एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाया तो ये सामान वहां कितने में बिकने लगी, 125 में, ठीक है। अब 125 में तो वहां अमेरिका में सामान क्या हो गया, महंगा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये एक्सपेंसिव, महंगा हो गया, ठीक। दूसरी, हम भी अमेरिका से कुछ आयात करते हैं अपने यहाँ, ठीक है, तो ये आयात जो करते हैं इसी पे जो भारत ने भी जो टैरिफ लगा रखा है उसको अमेरिका दबाव बना रहा है कि इसको या तो आप कम करिए या तो हमारे टैरिफ का बढ़ाने का उसका प्रभाव झेलिए, ठीक है। लेकिन अब मोदी जी जो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाए, उसके पीछे कारण ये है कि जो भी अमेरिका से आयातित वस्तु है उसका रिप्लेसमेंट, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट यदि हमारे देश में उपलब्ध है तो वो खरीदें, जिससे यदि हम अमेरिका से आयात करने के लिए जो उनको पैसा देते हैं डॉलर में, जो उनको हम उसका पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट हमारा बचेगा। अमेरिका के जो से वस्तु या सेवाएं जो भी हम लेते हैं उसके रिप्लेसमेंट में यदि भारत में कोई सामान बनती है, उसको यदि खरीदते हैं हम, तो अमेरिका, हमारा जो पैसा अमेरिका जाता है वो बचेगा। तो इससे क्या होगा, अमेरिका पर प्रभाव पड़ेगा और जो टैरिफ वार छेड़ रखा है उसमें थोड़ी सी ढील बरती जाएगी, ठीक है। और हमारा हमारा हम अपने आर्थिक और नागरिक रूप से सक्षम होंगे, तो ये एकता का परिचय भी एक मैसेज जाएगा किसको, विश्व को, अमेरिका को, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का भारत में यदि हमारे पास कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं उसका ऑप्शन है तो हमको उसके साथ जाना चाहिए, जिससे अमेरिका को यह मैसेज जाए कि देखिए यदि ऐसे संकट की घड़ी में यदि आप हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम डरने वाले नहीं है, एक मैसेज जाए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, इतना सारा मैं आपको जो बताया
ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से है ये? तो ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको पेपर 7 में जब पूछा जाएगा टैरिफ वार, जैसे इस बार आपको पूछा भी गया था टैरिफ वार के बारे में, है ना, टैरिफ वार के बारे में पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो इसका यदि पूछ दिया कि इसका क्या विकल्प है, भारत को कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, तो पूछ सकता है, पूछा भी है, रास्ते अपनाने चाहिए, पेपर नंबर 7 पार्ट 2 इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बन सकता है नहीं बन सकता है कि हमें स्वदेशी का रास्ता अपनाना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं के खरीद पर, या आत्मनिर्भरता को अपनानी चाहिए। ये बात एक पॉइंट बन सकती कि नहीं बन सकती, आप मुझे बताएं। आपको लग रहा होगा कि इस एक पॉइंट को लिखने के लिए इतना बड़ा न्यूज है, इतना समय आप क्यों ले रहे हैं, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि आप कंटेंट कहां से लेके आएंगे। यह कंटेंट आपको किसी किताब में नहीं मिले। मैं बार बार इस लाइन को इसलिए दोहरा रहा हूं कि यही सच्चाई है। आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे या फिर जो भी इंटरव्यू तक पहुंचे उनसे बात करेंगे तो यही सब घटनाएं ही उनके कॉपी में आपको नजर आएंगी। इसलिए आपको बूंद बूंद से घड़ा भरना है, तो ये कंटेंट ही आपको ये वहां तक पहुंचाएगी और आपका कंटेंट बाकी सबसे अलग नजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम उसी अभी जो पेपर 7 के जो टैरिफ से संबंधित हम लोग कवर कर रहे थे, उसी से रिलेटेड है। हमने कल के वीडियो में हमने देखा था, जो 17 अगस्त का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कैसे टैरिफ का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है, अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा, कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा। लिखा है टैरिफ से कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित। क्यों? क्योंकि इसमें 4.5 करोड़ लोग रोजगार कर जॉब पाते हैं इसमें। ठीक है, कॉटन मैन ऑफ इंडिया सुरेश कोटक बता रहे हैं। देखिए एक और हमको फैक्ट मिल गया कि भारत का कॉटन मैन किसको कहा जाता है, सुरेश कोटक को कहा जाता है भारत का कॉटन मैन ऑफ इंडिया। ठीक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 30% अस्थायी सब्सिडी टैरिफ को बेसर। देखिए अस्थायी, ये ऑप्शन बता रहे हैं। तो अब मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं वही, यदि टैरिफ से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है कि अभी जस्ट हमने पहले देखा कि उसके विकल्प क्या है, क्या समाधान है, भारत सरकार या भारत क्या उपाय अपना सकता है। तो एक उपाय मैं आपको, देखिए इससे पहले मैं आपको स्वदेशी अपनाना चाहिए एक पॉइंट बताया था। अब दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कपड़ा उद्योग को भारत सरकार ना 30% की अस्थायी सब्सिडी प्रदान करे। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए, 6 महीना साल भर इस तरह के लिए, बाद में फिर सब्सिडी को हटा ले। ठीक है, 30% की अस्थायी सब्सिडी प्रदान करे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो कपड़ा उद्योग में 4.5 करोड़ लोग रोजगार में लगे हैं, उनके रोजगार उनके हाथ से नहीं जाएगी। ठीक, और इस कपड़ा उद्योग को एक आधार ही प्रदान मिल जाएगा कि यदि इन्होंने 25% जितना भी टैरिफ लगाया है तो ये सक्षम हो जाएंगे अपने माल को निर्माण करने में, निर्मित करने में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है। इससे होगा क्या, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका मेंस कैसे आपको रीच करना है, कैसे कंटेंट लेके आना है इसके लिए। ठीक है ना, देखिए लिखा है निर्यात और रोजगार केंद्रित प्रोत्साहन योजनाएं शुरू हों। इस उद्योग से, किस उद्योग में, कपड़ा उद्योग में करीब 4.5 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार घट सकते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। कैसे प्रोत्साहन योजनाएं दें, तो देखिए क्या हो, निर्यात और रोजगार केंद्रित होनी चाहिए। ये सब बातें कभी हम इकोनॉमी की क्लास लेंगे उसमें बात करेंगे कि कैसे प्रोत्साहन योजनाएं निर्यात को और रोजगार को बढ़ावा देती है। दूसरा, रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन, तो कंपनियों को केवल निर्यात के लिए नहीं बल्कि नौकरियां पैदा करने और बनाए रखने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात लिखी इन्होंने। ये सब चीज को करके वैकल्पिक बाजारों पर फोकस, उन निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए जो अमेरिका के साथ ही अन्य बाजारों में निर्यात करते हैं। ये क्यों देना चाहिए, ताकि यदि हम उन निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देंगे तो अमेरिका के साथ जो अन्य बाजारों में निर्यात करते हैं वहां हमारा निर्यात करने की क्षमता बढ़ेगी, तो अमेरिका पर जो निर्भरता है वो कम होगी। ठीक, फिर अस्थायी सब्सिडी, निर्यात मूल्य के 25 से 30% तक सब्सिडी टैरिफ के अंतर को कम करने और कीमत में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने। ये कीमत में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, यदि कोई ऐसा तो नहीं है कि हम ही बस कपड़ा देते हैं, इसको बेचते हैं,
अमेरिका को अन्य देश भी बेचते होंगे। तो उस प्रतिस्पर्धा तो है, और प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो आपके पास संसाधन होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। उसी पूंजी को सरकार अस्थायी रूप से प्रदान करे, जिससे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रह सके, इसलिए बोला जा रहा है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ये सब चीजें आपके मेंस के कॉपी में लिखी जानी चाहिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसी से नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये इनोवेटिव है। आप वही रट के जाकर के यदि लिखने की कोशिश करेंगे तो पेपर 7 में नंबर वैसे भी नहीं आता है। इनोवेटिव चाहिए, कुछ दूरदर्शी विजन वाला चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यही लिखना पड़ेगा। प्रोत्साहन योजना, इसको आप नोट कर सकते हैं। रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन, वैकल्पिक बाजारों पर फोकस, अस्थायी सब्सिडी, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी न्यूज है, ठीक है। मैं आपको यहाँ ये भी सिखा रहा हूँ कि इतने बड़े न्यूज में हमको कौन सी चीज पढ़ना है, कौन सी चीज नहीं पढ़ना है। और इस वीडियो का जो इस पूरे स्लाइड का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लंबी अवधि की योजना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मुख्य बातें हमने पढ़ ली, इतनी ही बातें थी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। महिला स्व सहायता समूह ने शुरू किया रेडी टू ईट का उत्पादन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडी टू ईट क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सीधा आपको कोई भी वस्तु खाने की चीज, वो खाने के लिए सीधे तैयार है वो। जैसे हम सोयाबीन बड़ी को ले सकते हैं, ठीक है, ये रेडी टू ईट है सीधा। ये सोयाबीन, हमको सोयाबीन से बड़ी मिल गई, इसको पकाओ और खाओ, ठीक है। तो ये अभी न्यूज की इंपॉर्टेंट, में पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण और आपके सशक्तिकरण, ये ऐसे का भी टॉपिक हो सकता है। दूसरा आपके पेपर 5 में सीजी इकोनॉमी, ठीक है। सीजी इकोनॉमी में वंचित वर्ग में महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है, महिलाओं को कैसे हम शामिल करें, उसमें महिलाओं को हम वित्तीय समावेशन में कैसे शामिल करें, उसके अंतर्गत भी न्यूज कवर किया जा रहा है। देखिए लिखा है इसमें सारे कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ। देखिए लिखा है कि राज्य सरकार ने 6 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह काम सौंपा है। रायगढ़ में सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ है। तो ध्यान रखना है कि जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने रेडी टू ईट का उत्पादन जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो किस जिले से उत्पादन शुरू हुआ है। तो आपको प्रीलिम्स के लिए या व्यापम के वनडे एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन बन गया कि रायगढ़ में सबसे पहले इसका उत्पादन शुरू किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कोतरलिया में, देखिए कोतरलिया में रेडी टू ईट यूनिट का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। कौन इसका अब यदि इस टाइप का पूछ दिया जाए इसमें मेंस में 2 अंक में, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, इससे क्या लाभ होंगे। देखिए लिखा है आपको न्यूज़पेपर यदि पढ़ने जिस दिन आ गया, आपको कहीं अन्यत्र कोई भी किताब खरीदने की अपने अपने पैसे कहीं और व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए लिखा है यहाँ पे महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के लिए, लिखा है यही इसका उद्देश्य है, यही इसका लाभ है। तो कहाँ कहाँ ये 6 जिले, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, सूरजपुर, ठीक है। एक ऊपर लिखा है 6, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, सूरजपुर और रायगढ़। यहाँ पे रेडी टू ईट यूनिट का उत्पादन किया जाएगा, जो पूरा किसके हाथ में होगा, महिला स्व सहायता समूह। और महिला स्व सहायता समूह किसका उदाहरण है, महिला स्व सहायता समूह सहकारिता का उदाहरण है। ये भी हमारे मेंस के पेपर 5 में सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। बाकी सारा न्यूज है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। ये आगे हमारे सीजी हिस्ट्री, सीजी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे कि हम लगभग रोज अपने मेरा पहला वाले वीडियो जो जिसने भी देखा होगा उसने ये समझा होगा कि हम डेली पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से डेली हम रूबरू हो रहे हैं। इससे आपको जो बेनिफिट होगा वो आपके किसी अन्य जगहों पे आपको एक साथ नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा कि हम एक जगह, हमको ऐसा कौन सा स्थान है जो इस तरह हमको क्वालिटी कंटेंट भी प्रदान करे और हमारे सारे विषयों का थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं सीजी मॉडर्न हिस्ट्री। ये इसमें क्या लिखा है, स्वतंत्रता आंदोलन में वीरों के संघर्ष की प्रेरक गाथा सुनाई जाएगी। चार्ल्स इलियट ने 9 अगस्त को सुनाई थी वीर नारायण को फांसी की सजा, ठीक है। अब ये सब चीज लिखा है कि मैं नारायण सिंह, जिन्हें आमतौर पर सोना खान का जमींदार कहा जाता है, को रायपुर जिले के कमिश्नर के रूप में मेरे द्वारा किस विद्रोह में, देखिए लिखा है 1857 की अधिनियम 14 की धारा 2 के तहत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने, जो राजनीतिक अपराध के तहत
दोषी ठहराया गया है, मैं उन्हें इस सब के तहत फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी पर लटका दिया गया था वीर नारायण सिंह को। ठीक है, विद्रोह करने के और युद्ध छेड़ने के अपराध में। देखिए अपराध क्या था इनका। अब आपको लग रहा है कि आपको इसके ये जब पढ़ रहे हैं तो किताब में पढ़ने की जरूरत है इसको। देखिए आपको यदि पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा, तो भी आपका रिवीजन कितने अच्छे से हो रहा है। नारायण सिंह को विद्रोह करने और युद्ध छेड़ने के अपराध में 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के में फांसी पर लटका दिया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का दर्जा किसको प्राप्त है? वीर नारायण सिंह को प्राप्त है। ठीक है, ये कहाँ प्रदर्शित की गई है? ये प्रदर्शित की गई है कला वीथिका में। और कला वीथिका कहाँ है? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में। ठीक है, ठीक है, कला वीथिका में प्रदर्शित की गई है। ठीक, ये प्रदर्शनी चलेगी। और दूसरा एक चीज दिया गया है